शाम 6 बजे बड़े बॉस ने जय विजय सचान को कन्फेशन रूम में बुलाकर आदेश दिया कि वो सलमान खान को लेकर आए। अबे बिग बॉस में मेरे घर पे मेरे से बड़ा बिग बॉस हो गया क्या? दोपहर 12 बजे। और जब इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, आपका हर सेकंड हर लम्हा हमारे लिए कीमती है। तो जब तक यहाँ पे रहोगे, हंसते रहोगे, अमेज होते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। और यहाँ पे से बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर आपने इस चैनल पे बाकी लोगों को भी देखा होगा क्या कमाल करते हैं, और मैं तो बेस्ट हूं ही। हाँ, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो कि तुम्हें लगता है कि इसके जैसा कोई दूसरा मिलेगा। कन्फेशन रूम में आए पंकज त्रिपाठी जी। अरे ये लोग कह रहे हैं आपको खाना बनाना पड़ेगा। देखिए खाना बनाएंगे हम, लेकिन शुद्ध खाना बनाएंगे। अभी 5 मिनट पहले कह रही थी आप लजानिया बनाइए। बताइए, ये लोग बोला कि आप खाइए। मैंने लजानिया जैसे ही मुंह में डाला, फंस गया मेरे गले में। फिर ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा और तकलीफ होती। मैं अपनी वाली से बहुत प्यार करता था, अब मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ के चली गई मेरे को। तो ओशो बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात को सुनकर ये जान चुका हूं कि तुम मन में ये मान बैठे हो कि तुम जिससे प्यार करते थे वो तुम्हारी है। तुम मान बैठे थे। नैना, 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 मेरी बात सुनो नैना। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। अरे विक्रम जी हैं क्या? इनके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए? अद्भुत आवाज है जी। मैं पिछली मर्तबा मेरी मोड़ी से बात हुई। मैंने मोड़ी से कहा कि मोड़ी, आपको मेरी एक बात समझ नहीं है। कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इस दुनिया में लोग हमको भूल गए। इंसान को आगे बढ़ते जाना चाहिए। मौका था, दस्तूर था, हालात भी बने थे। आपने बुलाया और चले आए। उसके माँ का ये भी तो बोल, जबरदस्ती कनपट्टी पे लाके अपन को इधर पे बैठा ले लो। लेकिन अपन आया है, आपको बोलेगा। अबे क्या बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलूंगा मैं। सुनोगे तुम और देखोगे भी तुम। डायलॉग मत मार, इस साला डायलॉग मत मार रहे। ऐसे अरे बगल में जान हो, बगल में। ये तो साला खाली ट्रेलर है। बाकी पिक्चर इस चैनल में जिसका नाम है विजय विक्रम सिंह, तुम साले सब देख रहे हो। संवाद देखो भी पूरा। निदा फाजली कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। क्यों कहते हैं ऐसा? वो क्योंकि जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से हमारे अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है। भाई आप अपने माँ बाप के साथ अलग तरह से रहते हो, अपने दोस्तों के साथ अलग तरह व्यवहार करते हो, कलीग्स के साथ अलग तरह व्यवहार करते हो, पर वो स्पेसिफिक आदमी जो 10-20 आदमी निदा फाजली साहब कह रहे हैं, वो एकदम से नहीं दिखाई देते हैं। वो देखने के लिए कई बार लोगों से मिलना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं, आज संवाद करने आए हैं हमारे साथ, जिनके वो 10, 20, 25, 30 आदमी जो हैं वो हमेशा उनके साथ चलते हैं और ऑन डिमांड, ऑन क्यू वो आदमी उनके निकलते रहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उनसे सबसे बड़ा कनेक्शन हमारा ये है कि वो कानपुर से हैं। पैदाइश कानपुर की, कानपुर के आसपास ही पले बढ़े और फितरत से कानपुरिया हैं। जय विजय सचान। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी, खुशी के मारे भर गया हूँ मैं। अब तो बस उसको भरे रहने दीजिएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग ओवरफ्लो करके उसको धीरे धीरे निकालेंगे इमोशंस को। कानपुर से बम्बई तक का सफ़र, जी, पूरी जर्नी जानना चाहेंगे। सो बेसिकली मेरा जन्म कानपुर में हुआ, कानपुर के पास। और मेरे पेरेंट्स हमीरपुर में रहते हैं। जी। तो हमीरपुर, जिनको नहीं पता, वो कानपुर के पास ही एक जगह है, उसको हमीरपुर उस जगह का नाम है जी। वहाँ से। जी। तो वहाँ पर पूरी एजुकेशन मेरी वहीं पर हुई। ग्रेजुएशन मैंने वहीं तक किया। और ग्रेजुएशन तक आते आते अपने उस वक्त लाफ्टर चैलेंज और रियलिटी शोज़ की बड़ी
बाढ़ थी उस वक्त, और मेरे पास इतना टैलेंट था, बस कभी हुनर दिखाने का कभी मौका नहीं मिला मुझे। क्योंकि जिस शहर से हम लोग आते हैं वहाँ थोड़ी सी समस्या है। जी, आप कि हमारे यहाँ थोड़ी सी फुहड़ता माना जाता है, बोलते हैं मेरा है क्या, बहुत कम लोग समझेंगे कि मतलब कुछ फेमिनिन चीज़ उनको लगता है कि आप कुछ आवाज़ निकालते हो और इसका क्या फ्यूचर है, क्या करियर है। तो टीचर्स भी कॉलेज में ऐसा कभी करने नहीं दिया। 2004 में मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पर गया, नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स पे गया, तो वहाँ फिर मेरी पहचान बनना शुरू हो गई, क्योंकि कॉलेज की तरफ से जाते थे, स्कूल में कभी ऐसा हुआ नहीं। लखनऊ में होता था लखनऊ महोत्सव, हमारे आसपास एरिया में बहुत बड़ा फंक्शन होता है वो, तो वहाँ पर मैं सिर्फ स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पर वहाँ पर ही करता था। लाफड़ा चैलेंज के ऑडिशंस बहुत देता था, बहुत दिए, कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में दिया, सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं तब तक 2009 में मैंने अपना दूसरा मास्टर्स किया। उसके बाद में मैं दिल्ली डबल मास्टर्स? या आई एम डबल मास्टर्स। सो पढ़ा लिखा हूँ पढ़ा लिखा कॉमेडियन हूँ मैं। तो मैं दिल्ली निकल गया। फिर मैं 2014 में मैं एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर था मैं। ये कौन सा न्यूज़ चैनल? जनता टीवी था लास्ट वो। अच्छा। और अभी भी याद है मुझे। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि यार इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस हो रहे हैं। मैंने कहा यार 5 बार में तो सिलेक्शन हुआ नहीं, अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार जो तेरे अंदर जो बात है ना, तू हिम्मत नहीं हारता, कैसी बातें कर रहा है। तो उस मेरे दोस्त ने, उसका नाम पंकज है, उसने मुझे पुश किया कि एक बार और चले जाओ यार। मैं गया और मेरा टीवी राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। तो मैंने अपने ऑफिस में बताया कि सर मुझे लीव चाहिए, क्योंकि मैं टीवी राउंड के लिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सिलेक्ट हो गया हूँ। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आप जनता को दे दीजिए। जी जी कि जो टीवी राउंड का सिलेक्शन है, जी, जैसे लोगों को लगता है कि ऑडिशन का मतलब हाँ। आप सीधे जो है जजेस के सामने पहुंच नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है। दिल्ली में जब ऑडिशन हुआ था तो मैं पूरा दिन, मुझे लगता है सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गया था मैं, और रात को 12:30 बजे फ्री हुआ था। तब वो नाम निकले कि भाई फला फला साहब आप लोग टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। और तो टीवी राउंड से basically पहले आप किनके सामने देते हो वो audition? नॉर्मल जो आप आज के टर्म में आप उसको कास्टिंग बोल लो, या फिर जो ऑडिशंस के लिए कभी कुछ होंगे, जो सीनियर्स होंगे, क्रिएटिव टीम के लोग होते हैं, उनका काम होता है कि जो जिसमें थोड़ा बहुत जो दिख रहा लग रहा है तो आ जाओ। और हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। तो वो हजारों लाखों कब जजेस के सामने नहीं पहुंचते हैं, नहीं नहीं नहीं, उसमें से फिल्टर आउट होके हाँ हाँ, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो टीवी राउंड के लिए। और टीवी राउंड के लिए भी इट डजंट मीन कि आप सिलेक्ट हो गए। अब आपकी परीक्षा है वो एक हिसाब से पहला राउंड वही है कि जब टीवी राउंड के लिए बुलाए जाएंगे, तो वहाँ पर आपने किया, अच्छा किया, नहीं किया, इतना बुरा कर दिया, तब भी आप टीवी पे नहीं दिखाए जाएंगे। तो मेरे साथ ये था कि करता क्या, मतलब मरता क्या ना करने वाली सिचुएशन थी। क्या करूँ मैं? मैंने बॉस को बोला अपने कि सर जाना। तो उन्होंने कहा भाई या तो ये कर लो या तो वो कर लो। इवन माई पेरेंट्स के साथ इतने साल बाद तेरी नौकरी लगी है और उसके बाद अब तू ये कर रहा है कि ये नहीं करना, पहले तूने रेडियो छोड़ दिया, अब ये कर रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है। और मैं सोचूं क्या करूं मैंने कहा यार मैं अपने आप से नहीं लड़ पाऊंगा, दुनिया से तो लड़ ही रहा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो मैंने कहा यार देखा जाएगा, अगर इतना धक्के खा के नौकरी तो मैं पा ही गया था। लोग बोलते थे साले कभी एंकर नहीं बन पाएगा, मैं बनूंगा। बोलते तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। मतलब ऐसे कैसे चैलेंज कर रहे हो? ये भी कहा गया? बहुत बहुत। अच्छा। तो मैं फिर 2014 में मैं मुंबई आया टीवी राउंड के लिए, टीवी राउंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। उसमें फाइनल तक मैं वहाँ पर पहुँचा मैं। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मैं, लोगों ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने लगा कि भाई मिमिक्री भी करता है। और पहली बार ही कोई मिमिक्री जैसा शब्द, मिमिक्री को जो टैलेंट लोग मानते हैं, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आया था। पर ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं था। ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसकी बात करेंगे, लाइफ चेंजिंग मोमेंट की बात करेंगे। पढ़ाई हो गई, मास्टर्स हो गया, मतलब मास्टर्स तक का जो सफ़र था, यहाँ पर ये थॉट था क्या कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में करियर बनाना है, या ये पैरेलली चल रहा था पर ये पता था कि नहीं यार करियर तो, नौकरी तो करनी पड़ेगी? ये था कि नौकरी तो करनी पड़ेगी। अब हम जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, तो हमारे पास आगे जाने का एक ही तरीका है कि बैटल फील्ड पर हो और लड़ते हुए आगे जाओ। क्योंकि तुम्हें ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि बेटा परसी परसाई थाली किसी को नहीं मिलती है, थाली खुद परसनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा। तो बहुत टाइम बाद अकल आई थी, 2 मास्टर्स कर लिए थे, तो ये लगता था कि ज़िंदगी आसान होगी शायद, पैसे तो कमा ही लूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मीडिया कितना डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मुझे। और मैंने मीडिया के हर सेक्शन में मैंने काम किया। मैंने ब्रॉडकास्टिंग की, मैंने रेडियो किया, टीवी जर्नलिज्म किया, न्यूज़ एंकरिंग भी की मैंने। सो बहुत स्ट्रगलिंग
पीरियड था। मीडिया करियर का मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा इंटरव्यू हुआ पहली बार बिग एफएम में, बिग एफएम से भी आपकी यादें हैं, हाँ जी। मैं बात करेंगे उसके बारे में। तो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था लास्ट में, उन्होंने एक बात कही थी कि तुमको क्या लगता है, ये ग्लैमर है, ये सब है, खून निकल आता है उन जगहों से जहाँ से तुम सोच नहीं नहीं सकते। मानते हैं इस बात को? मैं बिल्कुल मानता हूँ। बहुत परेशान हुआ हूँ मैं क्योंकि मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए। कई बार ऐसा मौका आया कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैंने अपने फादर से वादा किया था। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने मेरे एमईटी की फ़ीस के लिए 1 बीघा ज़मीन बेच दी थी, और उन्होंने जितनी मैं वो ज़मीन बेची थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं एक शो के लेता हूँ। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वो ज़मीन मेरे को दे दे, बट वो दे नहीं रहा। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे फादर, तो मुझे ये था कि मेरे फादर ने इतनी, मतलब बेचारे उस आदमी ने इतनी मेहनत संघर्ष करके, उनके पास जितना था उन्होंने पूंजी निकाल के जो मेरे को खर्चे देते थे, और उनको ज़मीन बेचनी पड़ गई। तो मेरे लिए था कि कोई, वो कह रहे आजा बेटा दुकान में ही बैठना है। मेरे फादर फोटोग्राफर थे, एक चश्मे की शॉप थी हमारी, बेटा यहीं पर बैठना तुम। मैंने कहा नहीं यार, मेरे सपने हैं बड़े, मेरे तो कर लूँगा। और मैंने वो जो संघर्ष था मेरा 2011 से 14 का दिल्ली में, बहुत मतलब उससे डरावना था। पहले मैं 2011 के पहले जाना चाहूँगा, ये जो जिद है ज़िंदगी में अच्छा करने की, बड़ा करने की, क्या ये उस संघर्ष से आई है जो देखा घर पे? हाँ, क्योंकि हर कोई बोलता था, मतलब कि तुम नहीं कर सकते। क्लास टीचर से लेके कॉलेज के प्रोफेसर से लेके हर कोई बोलता तुम नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ बोलने में जो डिक्शन है, हम लोग आगे को आगे बोलते हैं। आगे, हाँ। तो हमारे यहाँ घर में साशा में नहीं सिखाया जाता, हमारे स्कूल्स में सिखाया गया कभी। तो जब कभी हम रेडियो पे जब करते थे तब वहाँ बोलने में होता, तो बॉस वहाँ डांटता था। तो हमको पता नहीं था कि कमियाँ, हमें कभी किसी ने कमियाँ नहीं सुधारी। हम कमियों के साथ मार्केट पे उतर आए थे युद्ध के मैदान में। तो वो करते करते हर जगह रिजेक्शंस कि यार तुम ये नहीं कर सकते। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा कर लोगे, कभी किसी प्रोफेसर ने नहीं कहा तुम ये कर लोगे। या ये सही तरीका है, इसको सुधारने का तरीका ये है? सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मेरी माँ जिसको लगता था कि मैं कर लूँगा, एक मेरी प्रोफेसर थी एमईटी में। उन्होंने बोला था, डॉक्टर आकांक्षा, उन्होंने बोला था कि जय तेरे अंदर ना बहुत कमाल का टैलेंट है, कौन क्या बोलता है तू भूल जा, तू बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, यहाँ नहीं, तुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं कहाँ जा पाऊँगा मुंबई, ऑडिशन में कोई शक्ल देख के मेरे को भगा देते हैं। बट वो होता है ना कि आप कहीं से आपको एक होप मिल जाती है, तो आप फिर करने की कोशिश करते हो। डॉक्टर आकांक्षा, आप अगर इसको देख रही हैं, सुन रही हैं, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अब नौकरी तो अब नहीं करनी, ये तय हो गया जी। और मुंबई आ गए। मुंबई आने का भी एक बड़ा किस्सा है। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी, मैं अच्छा, आपको नहीं बताऊं, मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट कर लिया था सीजन 5 2014 में आया था। और फाइनल तक भी चले गए। फाइनल चले गए, पर वो लाइफ चेंजिंग नहीं, मुझे लगा था बदल गई जिंदगी अब। हाँ। अबे तो भाई पैसे ही पैसे आने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। छुटपुट शोज मिलते थे, 2-3 महीने में कभी कुछ मिल जाए, बहुत कम पैसा होता था उस वक्त, बहुत कम मिलता था पैसा। तो मैं दिल्ली में एक दूसरी जगह पे मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। फिर मेरे पास एक शो आया, तो उन्होंने कहा साहब हैदराबाद में शो है। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, बाकी आप पैसे यहाँ ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि एक तो मैं जहाँ भी नौकरी करता कभी मेरे को टाइम में पैसा ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो वही प्रॉब्लम थी। मैंने कहा चलो, वहाँ फिर मेरा हैदराबाद में शो था, मैं हैदराबाद शो करने के लिए गया। शो ख़त्म किया, उन्होंने मेरे को 40,000 रुपये मेरे रिमेनिंग अमाउंट में उन्होंने मेरे को दे दिया। मैंने बैग में डाल लिया, और ये यकीन मानो मेरे पास उसके छोड़ के मेरे पास 10-15 रुपये होंगे, मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं थे। मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से फिर मेरे को वापस दिल्ली जाना था। और मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मैंने कहा चलो कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा पी ले भी लेते हैं। मैंने बैग में हाथ डाला, पैसे ही नहीं, क्योंकि जिस रिसोर्ट पे रुका था वहाँ कई आर्टिस्ट थे उसमें। तब जब आपका लेवल छोटा था 15-20 को एक साथ ही रुकवा देते हैं। तो मैं बड़ा परेशान, मैं वापस रिसोर्ट गया, वहाँ पर बात किया। मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे चोरी। उन्होंने कहा भाई कहाँ रखे थे, क्या रखे थे। बात करते करते कुछ नहीं हुआ, वापस एयरपोर्ट पहुँचे, तब तक फ़्लाइट जा चुकी थी। दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि यार फ़्लाइट भी चली गई, दिमाग में नहीं था। मैंने कहा यार क्या करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं मेरे पास। और तब ये इंटरनेट वाला इतना फ्रीक्वेंट काम नहीं था, ये सब यूपीआई वगैरह था नहीं, कुछ ऐसा हो। माय गॉड, मैं बड़ा परेशान। मैंने फेसबुक में लिखा था कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, समवन इज स्टोलन 40,000 रुपीज़ आउट ऑफ माई बैग, आई एम फक्ड अप, ऐसा वैसा। एक लड़का था, उसको मैं कभी रिप्लाई नहीं करता था, संजीव नाम है उसका। उसने मेरे को
मैसेज किया उसने फेसबुक में कि सर मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कहाँ पर हो आप? मैंने यार एयरपोर्ट में यार। मैं वो लड़का एयरपोर्ट आया, मैं बाहर ही था, तो उसने बताई सर आपको कहाँ है, बताइए मैं क्या हेल्प करूँ। तो मैंने कहा टिकट करना है यार, मेरे पास अभी है नहीं। झूठ बोला यार कि ब्रो मेरा दूसरा कार्ड चल नहीं रहा और ऐसा वैसा, पैसे थे ही नहीं मेरे पास। पर उसको आइडिया हो गया था कि इनके पास पैसे है ही नहीं। तो कहा कहाँ का टिकट कर दें? तो नियर बाई जो सबसे सस्ता था वो मुंबई का टिकट था, 1822 रुपये। मैंने कहा चलो, वो मेरा एक जूनियर आ रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर उसको पैसे दे दूँगा अपना। मैं मुंबई आ गया, तो अपने जूनियर के पास आया, तो उन्होंने कहा भाई आप कैसे? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया। और उस दिन मैंने कहा अगले 1-2 दिन बाद चला जाऊँगा, रुक लूँगा एक दिन। 12 बजे मेरे पास में सब टीवी का एक शो था, द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा, उससे मेरे पास कॉल आया। एक हैशटैग फेम करके एक ऐप थी, जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप थी। इसमें शाहरुख खान साहब भी लाइव जाते थे, बड़े स्टार्स, टीवी आर्टिस्ट सब लाइव जाते थे। उन्होंने बोला कि एक मीटिंग हो सकती है आपसे, कभी मुंबई आएंगे? मैं मुंबई ही हूँ। इनको आपने फ़ोन नहीं किया? नहीं कभी। ये मतलब इत्तेफाक ओह! सेम डे 2 शाम को एक रिकॉर्डिंग का भी मेरे पास कॉल आ गया। तो सेम डे मेरे पास 3 काम थे। जी, रिकॉर्डिंग का है, ये भी इनको पता नहीं था नहीं। कि मुंबई। उन्होंने कहा कि अगर आप कभी आएँ तो। हाँ आइएगा तो करिएगा। और सेम डे मेरी तीनों मीटिंग हुई। तो मैंने सब टीवी का वो शो भी किया, और मैंने हैशटैग फेम जो ऐप थे उनसे भी मेरी डील हो गई, उनसे भी पैसे मिलने लगे। शाम को रिकॉर्डिंग की, उन्होंने मेरे को कैश पैसे दे दिए। तो वो दिन था 2015 का, जनवरी का। तो मतलब वो ज़िंदगी बदल गई मेरी। तो अब आकांक्षा के बाद, डॉक्टर आकांक्षा के बाद संजीव। हाँ, डॉक्टर आकांक्षा के बाद संजीव। तो भाई संजीव भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इनको हमसे मिलवाया। हमसे मतलब हम सबसे मिलवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। 7 बार लाफ्टर चैलेंज, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं 7 बार रिजेक्ट हुए, 7 बार लाफ्टर चैलेंज। और जहन में ये है कि हम कॉमेडियन बनना चाहते हैं या कॉमेडी? ये था कि मेरे अंदर जो गुण है वो अलग है। हाँ, वो उससे अलग है। अगर मैं हंसा सकता हूँ, मैं बचपन से बहुत मस्करा रहा हूँ, सबको हंसाता रहा हूँ, मेरे आसपास जो भी इंसान रहा हमेशा हंसता रहा। तो मुझे था कि एक गुण है मेरे अंदर, जिसको लोग मिमिक्री बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो आवाज़ निकालने वाला, विदूषक बोलते हैं छोटे शहरों में। तो मैं आवाज़ निकाल लेता हूँ, और मुझे पता था कि मैं बढ़िया निकाल लेता हूँ। तो ये जो 7 रिजेक्शन हुए, इसने कभी तोड़ा नहीं हौसला कि पता नहीं शायद मैं गलत था? बहुत ना, मैं ये तो मानता हूँ, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ना, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर, कुछ भी बन जाओगे, अब आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आर्टिस्ट आपको भगवान बना के भेजता है। वो मेरे अंदर एक था कि मैं अलग हूँ, वो तो मैं मानने को ही तैयार नहीं किसी में। और मैं चैलेंजेस बहुत मतलब मैं लेता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कैसे नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही करूँगा। हर बार जाता था। तो लाफ्टर चैलेंज के अलग अलग स्वरूप भी आए उसमें। सिद्धू जी फिर कुछ पंजाबी चक दे करके भी करके गाया, अलग अलग करके, बहुत सारे अलग अलग नामों से, अलग अलग वर्जन से कई शोज आए। और मैं दिल्ली ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, लखनऊ ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। अब यकीन मानो, मतलब मुझे पता नहीं था क्या होता था। ऑडिशन भी हो रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तुम भी आए हो ना? उन्हें हाँ, एक काम करो, यहाँ पर ये घोड़ा, लखनऊ का एक पार्क था, मेरे को अभी भी याद है, वहाँ था। उन्होंने कहा ये घोड़े के ऊपर बैठ जाओ और ऐसे ऐसे करो कि ऐसे करो। और मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि उनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं कि हाँ। देखो ऐसे ऐसे नमूने भी आते हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा लगा कुछ भी करना है भाई, जाना है। कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वो और उसके बाद में सीधे फिर जो मेकर्स थे, उन्हीं मेकर्स ने मेरे को सिलेक्ट किया, उन्हीं मेकर्स ने अभी सब गाइड किया। हाँ, पंकज सारस्वत जी, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब जितने भी कॉमेडियंस इस देश में आप देख रहे हैं टीवी के, जितनी हस्तियां हैं, सब उन्हीं से ही गुजरे हैं। पंकज सारस्वत। और उनको हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, उनको हैंडल करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उनमें इतना हुनर है, वो पैना कर देते हैं आपको। लेकिन क्या, उतने डांट फटकार के बाद आदमी हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन मेरे को था कि अभी इस आदमी ने मेरे को सिलेक्ट तो कर लिया है, अभी मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी करूँगा। मैं तोड़ा नहीं, इनमें से किसी रिजेक्शन में कभी नहीं तोड़ा नहीं। तकलीफ बहुत हुई, तकलीफ होती है यार कि आप में है और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप साबित नहीं कर लेते अपने आप को, तब तक फिर आप एक क्वेश्चन मार्क हो पूरा। यार तुम्हारे जैसे तो हज़ारों हैं, और वो मौका आने में, तुम हज़ारों में एक हो, लाखों में एक हो, वो मौका आने में बड़ा टाइम लग जाता है। कब आया वो मौका? लाइफ चेंजिंग अब बात करते हैं। लाइफ चेंजिंग मोमेंट 2016 11 सितंबर में शाहरुख खान साहब से मुलाकात थी मेरी। शो था यारों की बारात ZTV पे। साजिद खान और रितेश, आई थिंक अनुष्का के साथ आए थे वो। करेक्ट। उस दिन मैं शाहरुख खान साहब से मिला।
तो कैसे हुई ये मुलाकात? ऑडियंस में थे आप? मुझे ऑडियंस में प्लेस किया गया था, तो तय कि सवाल मुझसे पूछा जाएगा और इट डिपेंड्स कि तुम भाई शाहरुख खान के फ़ैन हो, बैठ जाओ, इतना तो कर ही सकते हैं। बट वो मुझे राज शांडिल्या जी ने जो है उन्होंने बोला था कि राज शांडिल वो हैं जिन्होंने ड्रीम गर्ल वन हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने डायरेक्ट करी, लिखी और कॉमेडी के बहुत सारे शोज हाँ, उन्होंने बहुत बहुत शोज लिखे हैं, बहुत उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। तो उन्होंने कहा कि जय तुम एक काम करो, तुमको यहाँ पर बैठाते हैं, हाँ तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अभी डिपेंड करता है कि तुमको शाहरुख बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, हाँ इसके आगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। बट मेरे को अंदर से पता था कि शाहरुख खान मेरे को यार बुलाएंगे ज़रूर। और जब शाहरुख खान साहब आए, मेरे से सवाल पूछा गया कि ऐसा ऐसा है भाई, तो मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, 15 सालों से आपकी आवाज़ निकाल रहा हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ और मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि एक दिन आएगा जब मैं शाहरुख खान के सामने खड़ा होकर शाहरुख खान की आवाज़ निकालूंगा। मैं आ जाओ बेटा। तो बोला आवाज़ होगी शाहरुख खान की और निकालेंगे जय विजय सचान, प्रेजेंटिंग जय विजय सचान। ये उन्होंने अनाउंस किया। दैट मोमेंट मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने शाहरुख खान के सामने उनकी आवाज़ सुनाई। क्या 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 एक्ट किया था? उनकी मूवी का कल हो ना हो का उनका एक डायलॉग था वो कि नैना 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 नैना, मेरी बात सुनो नैना, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा और शायद उसके बाद भी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रहना भी नहीं चाहता। आई लव यू नैना, बस यही लिखा है इसमें। ऐसे करके मैंने कुछ आई डोंट नो आई एम कैसा साउंड कर रहा हूँ। मैं उठ नहीं सकता, ये तो गले लगा तो फ्रेम खराब हो जाएगा, नहीं तो माय गॉड ये मिमिक्री नहीं है, दिस इज व्हाट आई ट्राई। ये कुछ और है, ये तो आई थिंक दिस इज लिविंग दैट पर्सन। कोशिश करता हूँ क्योंकि मिमिक्री जो शब्द है वो बास्टर्डाइज हो गया थोड़ा सा। यस यस एब्सोल्युटली राइट, उसको अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, और कई बार इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है जहाँ पर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये चीज़ उनके सामने की गई है। नहीं अब बहुत आर्टिस्ट हैं जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, मुझे नहीं लगता कि पसंद करते हो। कभी मैंने सुना है, उनको अपनी आंखों से देखा है कभी कि उनके सामने जब कभी इस तरह का कोई जिक्र हुआ कि कोई इंसान आपको मिमिक करता है, तो मिमिक को बहुत फुहारता से देखा जाता है। उनको लगता है नहीं ठीक छोड़ो यार मत करो। और ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब भी किसी क्या होता है, आपको मैं आपकी आवाज़ निकालने वाला हूँ, जो आप यहाँ पर हो, आप मेरे सामने बैठे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भले ये जस्टिस ना दे पाए तो कुछ तो सही करे। और मैं आपको देखा और मैंने कुछ अलग तरीके से ही कर, सुबह 11 बजे, तब बोले मैं ऐसे बोलता हूँ बे, आप जितनी मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हो। उसके बाद में मैंने कुछ नई चीज़ करना शुरू कर दिया, और मैंने जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान का ये बहुत करते हैं लोग। हाँ, व्हाट इज क्या है ये? सवाल ये क्या कर रहे हो? हाँ, ट्रू। क्योंकि तुम्हारे गले में वो ताकत नहीं कि तुम असली ऑथेंटिक सलमान निकाल पाओ, तो तुम ये ट्राई करते हो। किसी को भी बुरा लगे क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मेहनत लगती। आपके पास लाइंस अच्छी होनी चाहिए। मैंने ये सीखा, लाफ्टर चैलेंज मैंने किया, लाफ्टर चैंपियंस। मतलब अगर आप किसी को मिमिक कर रहे हैं तो एक एक्ट तैयार, आपके पास लाइंस अच्छी होनी चाहिए। आप जस्टिस तो कभी नहीं दे पाओगे आप, लेकिन आप कोशिश है आपकी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो लगे कि वो है। अब आप एक इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपका नाम है, आपका मुकाम है, और आप अपनी कार पे आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो और रेडियो आपने लगाया हुआ है, और आप देख रहे हो कि आपके नाम के साथ में कोई पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू बेच रहा है, कैसा लगेगा आपको? इसीलिए कि आप देखो ना, बच्चन साहब ने बैन करा दिया, अनिल कपूर साहब ने, आप धर्म जी को नहीं निकाल सकते, सनी देओल को टीवी पे नहीं कर सकते, है ना। अब हमारे जैसों का क्या दोष है? लोग करते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस मैं कहता हूँ कि हमें सिर्फ ये कोशिश करनी, कोई क्या भी बोलता है कि ऐसे करो, आप कोशिश करो कि वो जो ऑथेंटिक आर्टिस्ट है ट्रिविलाइज ना करो। हाँ, तरीके से करो, आपकी लाइंस अच्छी होनी चाहिए।
इसी क्योंकि टॉपिक मिमिक्री पे है, बहुत कमाल करते हैं। आपकी नज़र में कौन है जो बहुत अच्छा करता है? बहुत बहुत कमाल के आर्टिस्ट हमारी कंट्री में। तो कुछ ऐसे जो होंगे जिनको देख के लगता है यार वाह, सुनील ग्रोवर साहब आए हाय। एब्सोल्युटली फिनोमिनल, मतलब क्या कमाल का वो परफॉर्म करते हैं। और बीइंग अ आर्टिस्ट हु मिमिक्स, आपको क्या लगता है उनकी यूएसपी क्या है? बॉडी लैंग्वेज, हाँ, जो बहुत सारे लोग नहीं वो करते हैं। बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आपको लगता है ना कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, वो कमाल की चीज़ है। हमने बचपन से देखा जॉनी लीवर साहब को करते हुए, बहुत कमाल के आर्टिस्ट। सुमित शिंदे हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। संकेत भोसले हैं, केतन है, बहुत से लोग हैं। सबके अपनी अपने पास एक यूएसपी है, सब अच्छे से करते हैं, सब ज़िंदगी में बढ़िया कर रहे हैं। तो टच वुड इज गुड। तो मैं इंस्पायर हुआ था सुनील ग्रोवर साहब से। अच्छा, और पहली बार सुनील को आपने टीवी पे और पहली बार लाइव कब देखा? मैंने सुनील साहब को, मैंने एक आता था वो, क्या आप पांचवी फिर फेल हाँ से तेज हैं। तेज हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तब मैंने देखा था। बहुत साल पहले मैं मुंबई भी आया था, मैं बहुत साल पहले 2004 या 5 में सुनील पाल साहब से मुलाकात हुई, तब लाफ्टर चैलेंज जीते थे वो। अच्छा, किसी ने बोला कि 2004 वहाँ की पर बात। है 4 पाँच, 5 हाँ, 5 2005, हाँ, 5। उसी वक्त तो गया था, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। होता ना कि यार कहीं तो पहुँचे, कोई बोलता है वहाँ जाओ मैं बात करा दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। पता नहीं किसी के पास गया, मुझे लगा अरे भाई कहाँ गंदी संदी जगह पे मेरे को, एक खीरा नगर था यहाँ मुंबई में कोई, मैं वहाँ पर गया था, मुझे आज भी याद है। फिर बाद में हम शोज़ करते हैं साथ में तो अब आज हम उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। उनका वो कौन सा नूरा था ना? रतन नूरा का क्या काम करता है पूरा। रतन नूरा काम करता है पूरा। वो एक्ट मुझे आज भी याद है। अब ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो आ गया, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम रॉकेट की तरह निकल गया मामला। उसके बाद शाहरुख खान साहब से मिलने के बाद में मेरे को पैसे की समस्या खत्म हो गई थी पूरी तरह से। ओके, और बॉम्बे शिफ्ट हो गया था मैं। बॉम्बे शिफ्ट हो गया था मैं, तो अब रिकग्निशन मिल गया था मुझे। 2016 से ये जो 22 फाइनलिस्ट 23 में हुए ना, 22 में, ये सफ़र कैसा रहा? उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं हुई, पर इतने शोज जो आज कर रहे हो तभी भी उतने तो नहीं शुरू, उतने शोज नहीं थे मेरे पास, लेकिन ये था कि शोज मेरे को मिलते थे, मेरे को मिलने थे। 2017 में मैंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज किया, जिसमें अक्षय कुमार जज थे। उससे मुझे अच्छी रिकग्निशन मिल गई। अक्षय कुमार जज थे, श्रेयस और साजिद भी थे उसमें। साजिद मेरे को पहले देख चुके थे उसमें। उस शो से मुझे अच्छी रिकग्निशन मिली। वहाँ मुझे थोड़ी बोलने के लिए लिबर्टी मिली कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे स्क्रिप्ट में काम करने के लिए मिला। अनुकल्प जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो क्या होता है, आप ज़िंदगी में आप सीखते चले जाते हो अगर आप सीखना चाहते हो। तो मैंने बोला भैया कैसे करते हैं इसको बताओ ना। तो उन्होंने कहा तो ऐसे, इसको ऐसे कर ऐसे कर। तो उन्होंने सबसे अच्छा क्या करता है, वो आज भी जानते हैं कि मैं शाहरुख खान बहुत अच्छा करता हूँ। तो बोलते थे कि इसमें शाहरुख खान डाल, शाहरुख खान ऐसे आएगा, शाहरुख खान वैसे आएगा। शाहरुख खान का वो डालते हैं कि वो कर दें, स्वयंवर कर देते हैं शाहरुख खान का। वो बहुत वायरल हुए थे मेरे वीडियोज़। तो अब क्योंकि स्वयंवर की बात हुई है तो उसका कुछ एक क्या कॉन्सेप्ट था वो? उसमें बेसिकली क्या था कि अमरीश पुरी जी होते हैं, वो कहते हैं कि डीजे कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपनी सिमरन के लिए स्वयंवर करूँगा। वो राज का बच्चा यहाँ आया, मेरी सिमरन को लेकर गया और ट्रेन पर ही छोड़ के चला गया। अरे भाई कोई है या फिर मैं ही करूँ? अरे भाई सिमरन के बड़े पापा, मेरी ही जिम्मेदारी है या कुछ तुम्हारी भी है? तो उस पर डैनी साहब उनके बड़े पापा बने, बोले जबान को लगाम दे, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। याद रखना, मेरी सिमरन का हाथ थामने से पहले अगर किसी ने उसको नजर भर कर देखा भी, मार डालूंगा साले। तो उसमें अलग अलग एक्टर्स आते हैं उसमें। अच्छा, परेश रावल आते हैं, सलमान खान आते हैं, शाहरुख खान। परेश रावल उसे परेश रावल कहते, मैं क्या कहता हूँ अरे सिमरन मेरी आंखों में देख, ये साला ये लोग ऑडिशन लेके मेरा को पागल कर देंगे। अरे देवा रे देवा, सिमरन मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल कि जब तुम मुझको देखती है तुझे कुछ कुछ नहीं होता। तू देख, जब तुम मुझे पलट कर देखती है तुझे झुरझुरी नहीं होती। अच्छा,
इसमें एक ऐड कर रहे हैं। अब पंकज जी अगर आ गए तो क्या कहेंगे? अरे बहुत, देखिए, शालीन व्यक्ति हूं मैं, प्यार से समझा रहा हूं। देखिए बाबूजी, ऐसा है, सिमरन हमें बड़ा पसंद है। सिमरन का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, रानी बिटिया बना के रखेंगे, महारानी होगी, मिर्जापुर की गद्दी पे बैठेगी। वादा करते हैं बाबूजी से दूर रखेंगे, उनके घुटने से भी। मुन्ना बेटा, देख लो, सिमरन मम्मी है तुम्हारी, आज से यही तुम्हारी माता है। बीना को तलाक दे रहा हूँ। और बाबूजी, खबरदार, अगर एक भी बार घूर के देख रहे हैं आपने सिमरन को, भूल जाऊंगा कि बाप हैं आप मेरे। सवाल क्या पूछूं? मैं सवाल क्या पूछूं भाई? अच्छा, ये ये कहीं स्क्रिप्ट में नहीं था ना, इन्होंने ये एक्ट तैयार किया था, ये पंकज जी अभी हुए हैं, ये सारी स्क्रिप्ट अभी लिखी गई है, ये अभी अभी इनके दिमाग। ओह गॉड, आई लव पंकज। ये होता है टैलेंट। इस एक्ट में पंकज जी नहीं थे। नहीं, ये मेरे दिमाग की उपज थी कि चलो अगर पंकज जी आ जाएं तो क्या होगा। कितना ज़रूरी है एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिव होना। बहुत। ये सारे एक्ट आप खुद ही लिखते हो अपने? हाँ, सब मैं लिखता हूँ। आप, वो क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है, जैसे आप कुछ भी बोलोगे, अगर मैं उस पर उसी वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो फिर मैं अगर बोलता हूँ आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैं ब्लडी शाहरुख खान फैन, मैं बोलता हूँ आई एम द बेस्ट यार, उन्हें है बहुत, मैंने कहा इट्स ओके, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं उसको साबित कर सकता हूँ। कोई भी मेरे को बोलता है कि यार ये करके दिखाओ, मैं उसके सामने वही कर सकता हूँ। आप कोई भी थीम दोगे, क्योंकि मैं उसमें मेहनत करता हूँ, इसलिए नहीं कि बाकी अच्छा नहीं करते, सब अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं ऐसा और क्या करूं कि जो और बेहतर रहे, क्योंकि इस दुनिया पे लोग उसी को वैल्यू दे पा रहे होते हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। राइट। इम्प्रोव जो एक टेक्निक है एक्टिंग में, एक इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है, उसका उस पर बहुत ज़्यादा काम करना कितना ज़रूरी है एक इंसान जो मिमिक्री में अपना करियर बनाना चाहता है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखो, शायद शुरुआत में मैं भी ऐसा करता था कि एक तो पहले बात उस चीज़ को थीम में बांधना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, उठा कर देख लीजिए, मिमिक्री की जो थीम बनाई जाती है ना, वो एक तो आदमी बना नहीं पाता, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें एक डाल दिया था एक सिचुएशन हंसाने के लिए कि ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, क्या है ये? 5 आदमी आके ख़त्म कर दिया कि साबुन खरीदने आए थे। तो एक ये भी बड़ा फर्क है कि वो साबुन खरीदने आएंगे तो कैसा लगेगा, फिर अमिताभ बच्चन आए, फिर शाहरुख खान आए, वो साबुन खरीद रहे हैं। अब सोचो क्या अजीब सा हो जाता है ना, तो एक सिचुएशन नहीं बन पाती कि आप सिचुएशन डालो कि ऐसा हुआ, उसके बाद में किसी से झगड़ा हो गया, किसी की मशीन ख़राब हो गई है ना, किसी का वॉलेट चोरी हो गया, तो वो बांधना पड़ता है, और फिर उस सिचुएशन और उस कैरेक्टर के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर जा रहा है। रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं डाल सकते। देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। हाँ, कि अभी आपको कैसा अजीब लगेगा कि बच्चन साहब किसी को बोला, भाई एक झापड़ घसीट के मारेंगे तुम्हारे, समझे? वो नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा नवाज भाई के एक ऐसा खींच के लाफा देगा ना, साला औकात में आ जाएगा, समझा क्या? तो सिचुएशन के हिसाब से कैरेक्टर जाता है। भाई मैं इंटरव्यू करूँ कि हंसूं? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा इसको लेके कहाँ जाए। मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बहुत बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन थोड़ा तो 16 से मैं 22 तक आ गया हूँ जी। अब 22 में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एकदम ही अलग वाला, ऐसा वाला कि अब दिन निकालना मुश्किल हो गया है, समय निकालना मुश्किल हो गया। उसके बाद में इतनी कृपा है सोनी चैनल वालों की, कपिल शर्मा साहब की, कि उन लोगों को लगा कि जय विजय ठीक ठाक कर लेता है भैया, इसको शो में बुलाते हैं, और अनडाउटली वर्ल्ड वाइड फेमस शोज हैं हमारे, है ना। तो उसके बाद में मुझे और पॉपुलैरिटी मिल गई कि लोगों ने और इज्जत प्यार पैसा कपिल शर्मा शो में। अच्छा, एक कॉमन चीज़ हमारे बीच में ये भी है कि तुमने जो शोज़ किए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट,
उसमें मैं वॉइस ओवर देता रहा, वो कई साल से दे रहा हूँ। कपिल शर्मा शो जब तक सोनी पे आता था, हाँ हाँ मैं उसमें वॉइस ओवर देता, जो खास एपिसोड होते थे हाँ। उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग का वॉइस ओवर। एक ही बचा है बस, बिग बॉस। मैं अभी छपरा जाऊंगा बिहार में, चील के मूत का ताबीज अपने गले में बांधूंगा। अब टोटके से ही जा सकता हूँ मैं। नहीं, मुझे लगता है कि शायद बजट का प्रॉब्लम हो रहा होगा अब। आई डोंट नो। मैं, अरे मेरे को बुला लो यार, पैसा है मेरे पास, अब मैं पैसा और कमा लूंगा। तो भाई मैं तो वैसे जानता नहीं हूँ कि कौन लोग हैं जो कास्टिंग करते हैं, लेकिन अगर देख रहे हो अरे बहुत टैलेंटेड आदमी हो, बहुत बहुत मटेरियल है मेरे पास। अब बताओ, ऐसा अच्छा लगता है सड़क चलते किसी को झापड़ मारूं तब मेरे को लेकर जाए? सीधा साधा इंसान भी तो लेके जा सकते हैं। हाँ, मतलब मैं तो क्या ही किसी की सिफारिश करूंगा, लेकिन मतलब मुझे इस 1 घंटे में मेरे सवाल खत्म हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बातचीत करूं तो क्या करूं। मुझे लग रहा है कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए, इनको जो करना है करने दो, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। एक किस्सा है पीयूष मिश्रा जी वाला, सुना है पीयूष मिश्रा जी ने अपनी आवाज़ बदल दी है। अरे मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, बहुत प्यारे इंसान। इतने यार, वो भाई साहब मैं आपको बताऊँ, इतने लेजेंड आदमी है ना। मैं लगभग हर 1-1.5 महीने में उनको मैं फ़ोन करता हूँ, सिर्फ उनसे सिर्फ 5 मिनट उनके पास बैठने जाता हूँ मैं उनके पास सिर्फ। और मेरा वो, मैं डिफाइन नहीं कर सकता वो क्या पर्सनैलिटी है पीयूष जी। कैसा बे? बैठ बैठ बैठ। और बता काम कैसे चला है? सब बढ़िया। अच्छा बड़ा आदमी हो गया तू, है? बैठ बैठ बैठ। और कॉफ़ी पिएगा? अबे पी ले बे। बैठ। और देख, तेरी वजह से मैंने अपनी आवाज़ भी अब बदल दी है। हर वक्त जो है वैसे ऐसा करता था, अब वो नहीं कर रहा। अब जो तू डायलॉग पहले बोलता था, अब वो बदल चुके हैं। जैसे तू क्या बोलता था, मैं वो बता बोल के, वो वक्त जो है बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करता थे। हरामी मन, लेकिन माने कैसे? बाहर जाने के लिए तैयार और हरामदगी के लिए भी बड़ा तैयार रहता था। अब उनकी आवाज़ ऐसी हो गई है, अगर वो यही बोल देंगे, डायलॉग बोलेंगे, वक्त जो है वो बदल चुका था, हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, इंसान को भी उसी तरीके से बदलना चाहिए। तू अच्छा कर रहा है, चलो इंकलाब जिंदाबाद। बदलाव की बात करी, बदलना और इवॉल्व होना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अब तुम्हारी तरफ से क्या एफर्ट जाता है? जैसे एक एक्ट है, अब चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसकी शेल्फ लाइफ है। हाँ हाँ, तो जब वो चल रहा है तभी उस एक पैरेलल एक नया एक्ट तैयार करने की एक कोशिश शुरू हो जाती है, तैयार कर लेता हूँ मैं, हो जाता है। क्योंकि ये जो टैलेंट है ना कॉमेडी का, उस मिमिक्री ऐड कर लो, जो भी कर लो, हमारे साथ एक डिसएडवांटेज है। हम प्यार तो बहुत मिलता है, उसका डिसएडवांटेज ये है, उसी की तुलना में अगर आप ये देखो कि एक सिंगर है जो स्टेज पे गाना गा रहा है, उसने वो गाना दूसरे का गाया है और उसको 2000 लोग पहले गा चुके हैं, वो गाना फिर उन्हीं का गा रहा है, आदमी कहेंगे वाह वाह, यहाँ पर आपने अपना जोक रिपीट कर दिया। सुन लिया यार, ये तो सुना है, कुछ और हो जाए यार। तो आपको क्या नई नई चीज़ें बनानी रहनी पड़ती है, और फिर आपने जो ट्रेडमार्क आपने अपना पकड़ लिया, आपने लोगों ने आपको उस लेवल पे देख लिया है, फिर आपको उससे बेहतर देना, कम तो दे ही नहीं सकते हो। तो क्या होता है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स सिचुएशनल बनानी पड़ती हैं। जैसे मैं कॉर्पोरेट शोज़ करता हूँ, तो किस कंपनी के लिए क्या चाहिए, तो पूरा उसका देखता हूँ, जिस्ट निकालता हूँ कि कितने हज़ार करोड़ कमाए, किसने कितने करोड़ कमाए, क्या था। तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में भी चीज़ें सुन के अच्छी लगती हैं। फिर उसमें ढेर सारे पॉलिटिशियन ऐड करता हूँ, गुरु ऐड करता हूँ, एक्टर्स ऐड करता हूँ, सिचुएशन एक्ट तैयार करता हूँ। मैं अपना हर शो ऐसे करता हूँ, हर काम अपना ऐसे करता हूँ, ये मेरा आज ज़िंदगी का मेरा आखिरी काम है, अब नहीं मिलेगा गुरु। पॉलिटिशियंस की भी बात करी तो कुछ पॉलिटिशियन बहुत ज़बरदस्त करते हो। कभी डर नहीं लगता कि मैं ऐसी कोई बुरा करता ना नहीं, मान जाए? मैंने सामने किया है मैंने। क्योंकि ये बड़ा, वो कहते हैं ना, तलवार की धार पे चलने वाला मामला है। लोगों ने ऐसा कर दिया। आप देखो ना, मैं अगर आपको इम्पर्सनेट कर रहा हूँ, मैं अगर कोई अपनी तरफ से कोई जाहिलियत की बात नहीं बोलूँगा, आपको बुरा क्यों लगेगा? अच्छा ही लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई विक्रम साहब क्या कमाल करते हैं आप, अरे विक्रम जी हैं क्या, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए, अद्भुत आवाज है जी। राजनाथ जी आप कुछ कहेंगे क्या? तो राजनाथ जी बोलेंगे
देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने अपने परिवार पे बिग बॉस देखने की कोशिश की है, आपकी आवाज़ सुनाई पड़ी, हमने कई विभिन्न प्रकार के ऐड सुने जहाँ पर आपकी आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि बड़ी गरिमा सा मुझे महसूस होता है, और मैं कहता हूँ कि इस तरह के कार्य आप करते रहिए और लोगों को इसी तरह से जो है प्रोत्साहित करते रहिए, वो भी आपकी फील्ड बढ़ाएंगे। वैसे सिंपल सिंपल सी बात बोल दो। अच्छा हाँ, अब मोदी जी आ गए, हाँ। राजनाथ जी आ गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बेचारे, अभी तो हाँ, हाँ। बड़ा लीगल बड़ा आप देखें, मैं पिछली मर्तबा मेरी मोदी से बात हुई, मैंने मोदी से कहा कि मोदी, आपको मेरी एक बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है। आप एक बात समझें, हमारे मुल्क में इस तरह के ये वाक़े हो रहे हैं, IMF हमें कर्जे नहीं दे रहा है और हमारी गवर्नमेंट है। अब देखें, मैं बड़े मुकम्मल तौर पे कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जो ज़िंदगी है, इसका हर वक्फा जो है वो केजरीवाल की वजह से नेस्तनाबूद हुआ है। आप यकीन माने, मैं उस रोज़ बैठा हुआ था, आप यकीन माने, मैं वैसे बैठा हुआ था, मैंने कबूतरों को मैंने दाने दिए और मैंने टीवी पे एक न्यूज़ देखी कि एक आदमी हिंदुस्तान में किसी रामलीला मैदान में उसने अनशन शुरू किया। आप यकीन माने, वो आने वाले वक्त में उस सियासत पे आ गया। मैंने भी इस्लामाबाद में मैंने वही सब चीजें शुरू की और मैं सत्ता पर आया। उसके बाद में वो जेल गया, उसको वहां पे रसगुल्ले मिल रहे हैं, उसको आम मिल रहे हैं। आप यकीन माने, मैं इधर पे कांदे काट रहा हूं। मैं मोदी से कहता हूं, मोदी आप यकीन माने, आप यार मुझे बचा लें, मोटा भाई को बोले, हमने मिलकर अपनी ये जो मोहब्बत है उसे बरकरार रखना है, मकबूल करना है। ये जितने मुमालिक हैं, हमें साथ में आना चाहिए जी। अब बाकी आप देखें यार, यकीन माने। गॉड, यही फायदा है जब बहुत टैलेंटेड इंसान सामने हो आपको, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप करते रहे। आप ही सवाल पूछ रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे। ये भी तो होता है ना, व्यक्ति जब इतना कमाल का टैलेंट बैठा होता है, देखिए आप में हुनर तो इतना भरा हुआ है, तो एक क्या होता है ना कि हुनर को देख रहा होता है, तो एक वो भी लगता है कि हमने भी आपको इतना सुना, भले हमारे बीच में अभी भाईचारा वाला याराना है, वो सब है, लेकिन हम आपसे इंस्पायर होते हैं। बहुत हज़ारों लोग जो आपको सुनते हैं, जो देखते हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या बोलने से भी पैसा मिल सकता है। हमने खुद नहीं सोचा था। 30 साल तक तो हमें पता ही नहीं तो था। आप कितनों को इंस्पायर करते हैं, है ना। एक दो हमसे भी हो जाते हैं, तो बस इसीलिए आपके बगल में बैठ के एनर्जी दुगनी होगी। बताइए, नासाज तबीयत के बीच में आपसे ये तो वाकई सुबह इनका फ़ोन आया था, इनकी आवाज़ सुनी मैंने, इन्होंने हेलो किया, मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा अरे भाई, ये तो कैंसिल है मामला। लेकिन ज़रा नवाजी है कि यू अग्री टू कम, बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में। मुझे एक वो एक्सपीरियंस जानना है जी, जब पंकज जी की टीम तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी कि भाई जल्दी पहले फोटो कपिल शर्मा शो में आए थे पंकज जी, तो वो पहले एपिसोड में आने वाले थे, तो शायद फिर वो दूसरे एपिसोड में आए। हम साला पहले करके चले, मतलब था हमारा, तो मेरे सामने वो मिल नहीं पा रहे, मतलब था नहीं एक्ट में। तो मैंने कहा यार पंकज जी से तो मुलाकात कर ही लें। तो मैं जब पंकज जी की वैनिटी के पास गया, तो वहाँ पर 10-15 लोग, उन्हीं की टीम के सब लोग खड़े, सब लोग, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वह मैंने कहा भाई, कह रहे भाई पहले फोटो हो जाए। अबे मैंने कहा तुम्हारे पास असली वाला है, मैं नकली हूँ बे। करे नहीं पहले आप, करे मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया पंकज त्रिपाठी। मैंने कहा हद मचा दी हो तुम, असली वाला एक मीटर अंदर बैठा है, तुम्हारे अपने, तुम मुझसे करे। भैया बहुत बढ़िया पंकज त्रिपाठी करते हैं यार। वो कैसे करते हैं एक बार करके। तो अगर पंकज जी ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास असली वाला है, तो कैसे? नहीं, एक वाकया हुआ है हमारे साथ। एक ऐसा कोई, हम उनसे मुलाकात हुई थी, तो हमने एक वादा किया था उनसे कि सर हम ये वादा करते हैं आपसे कि कभी भी आपकी आवाज़ का दुरुपयोग नहीं करूँगा। एक ऐड आया हमारे पास, नहीं कानपुर का एक बीड़ी का ऐड था। हमने कहा नहीं करेंगे।
मैंने कहा अरे भैया कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिपाठी जी से वादा किए हैं, तो हमें घूमते फिरते ये जानकारी भी कहीं हुआ कि करवा ली, तो उन्होंने कहा जय विजय से करवा लीजिए, करेगा नहीं वो, क्योंकि हम वादा किए थे। शुद्ध यूपी वाला व्यक्ति हूँ, जबान दे दी तोड़ेगा नहीं। वो ये थोड़ा सा एक क्रेडिबिलिटी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत कम लोग हैं जो कई लोग इतना बोल देते हैं, अरे सोचते हैं। ये तुमने बोला है क्या? मैंने कहा पागल है क्या ये आवाज़ सुन के तुमको लग रहा है ये मैं बोलूँगा? कोई लेवल भी दे देगा करो। बहुत से लोग करते हैं, करते मैं उनको बोलता हूँ मत करो। कपिल शर्मा शो का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, बहुत शानदार। क्योंकि वाहिद एक ऐसा कॉमेडी शो है जो आप आराम से फैमिली के साथ देख सकते हो। कितनी तैयारी जाती है, बहुत। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मुझे पता है कि कपिल का कितना उसमें ऑन द स्पॉट भी एक रहता है, बहुत। और अकेला ऐसा शो है जहाँ पर फंबल को भी वो कंटेंट बना देते हैं। हाँ हाँ ये खासियत है कि लाइन कोई भूल गया, हाँ हाँ, उसको भी वो ब्लैंक कुछ नहीं होता वहाँ पे। हाँ। वन गो पे जाता है। लोगों को लगता है कैसे इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है ना वो बड़ी कमाल है। वो पूरे एक्सपीरियंस शेयर। पहले पूरी एक दिन पहले हम लोग, 2 दिन पहले सब राइटर्स होते हैं, मिलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट टॉपिक पर होता है, डिस्कस करते हैं कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे जाएगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। फिर हम एक दिन पहले आकर पूरा रिहर्स करते हैं। स्टेज पे जाने के पहले 2 से 3 घंटे रिहर्स करते हैं, तो मतलब वो 40 घंटा तो रिहर्सल होता है कम से कम। आराम से आप उसको इतनी बार बोलते हो, सिचुएशनल होती हो। कई बार आप जाके वहाँ पर अगर गड़बड़ हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हो जाता है। तो वो क्या होता है, कपिल जी का बड़ा सपोर्ट रहता है। अगर आपसे भूल भी गए तो वहाँ पर वो टोक देते हैं स्टाइल से, और आपको बचा लेते हैं वहाँ से। ये उनकी ये हाँ, ये मतलब मैं तो बहुत बहुत ग्रेट आदमी। और हम लोग क्या ही उनके सामने यार। मतलब आप सोचो कि जब वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, और जय कैसे हो, इस बार आज क्या करने वाले हो, और यार पिछली बार का तुम्हारा वो बहुत अच्छा था यार, क्या ज़रूरत है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि अजय तुम बहुत कमाल करते हो। या उनको कोई बोलता नहीं है। जब मैं राजू श्रीवास्तव जी का जब हमने ट्रिब्यूट दिया था, तो उन्होंने अपने ये उनका बड़प्पन है कि हमारे बीच में जय सचान ने, और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, भाई प्लीज़ आइए। तो ये देखो ना, तो जब किसी बड़े व्यक्ति के मुंह से, उसके मुख से आपके लिए सम्मान निकलता है ना, तो उस सम्मान से आप मतलब आपके ऊपर मतलब एक वो ब्लेसिंग होती है। लोग आपको और रिकग्निशन आपको मिलती है, लोग और जानते हैं कि अरे भाई कपिल शर्मा ने जय विजय को यार ऐसे बोला, यार भाई वाह वाह क्या बात है। तो कितने एपिसोड में आपने देखा होगा जब मैं काजोल के सामने जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं आ रहा था वहीं पर कि वो तो बाप रे, वो मोमेंट तो गजब था। अरे वो उनका रिएक्शन, काजोल का रिएक्शन, हाँ, हाँ। जैसे ही द मोमेंट इट टर्न्ड इनटू अजय, हाँ। अजय सर, वो शी वाज शॉक्ड। क्या है, क्योंकि लोग मैं आपको यही बात है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या ही बोलेगा। लोग यहाँ आप देखो ना, किसी बोला अजय देवगन करता है, आपके दिमाग में पहले तो आप इमेजिन कर लोगे, पहले तो गर्दन उसकी टेढ़ी होगी और यही करेगा। आवाज़ तो कहीं बाद में, वो निकालेगा ही नहीं। तो जब मैंने उनको लगा रही तो ऑथेंटिक आवाज़ निकाल दी इसने। और क्या थी वो लाइन? और एकदम सेम, कोई मतलब मैंने उसमें हीरो बनने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं। इतना बड़ा शो है, आप उसमें हीरो नहीं बन सकते हो ज़्यादा। और जहाँ तक मुझे वो एक्ट याद है, वो एक्ट कहीं और जा रहा हाँ था। हाँ, कपिल जी ने उसमें बीच में बोल दिया कि जानते हो किससे बात कर रहे हो, अजय जी को जानते हो? तो अभी मैं स्मार्ट बनने लगता बेवजह जैसे, और ये इम्प्रॉम्प्टू था, ना उन्होंने बोल दिया। हाँ। और वो उनको पता होता कौन चीज़ कहाँ जा रही है, और इतना उनका भरोसा था शायद कि बोल देगा बढ़िया। तो मैं उसके पहले शाहरुख खान साहब का वो कर रहा था कि तुम्हें याद है ना कि तुमने कॉलेज में मुझसे एक वादा किया था, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। इट्स सिंपल, प्यार दोस्ती है। तो कपिल जी ने टोक दिया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, देख रहे हो अजय देवगन साहब को जानते हो? हाँ, उनका भी कर लेता हूं। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। इट्स सिंपल, प्यार दोस्ती है, बस बूम। अरे वो रिएक्शन, मैं बता रहा हूँ ना, कितने साल पुरानी बात है, मुझे याद है वो रिएक्शन, क्योंकि वो कुछ चीज़ें होती हैं जो छप जाती हैं। मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड भी हूँ इस मामले में। मैं क्रेडिट अपना पूरे पे कैसे लूँगा? हाँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं, ऐसा नहीं, कृपा है मेरे पास, मुझे दुआ है मेरे पास लोगों की, लोग मुझे पसंद करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स होती है, यार अच्छा कर रहा है यार, तो वो इकट्ठा होकर थोड़ा मेरा फ़ायदा हो जाता है। ये तो है, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए समझना, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा बहुत सक्सेस पा रहे हैं,
कि सक्सेस इज नेवर वन पर्सन, वो हाँ। कभी भी किसी एक की नहीं होती है। बहुत सारे सक्सेस का सबके अपने अपने देखिए डेफिनेशन है। हाँ। मेरा सक्सेस का अपना डेफिनेशन है कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ, मेरे लिए सक्सेस ये है। भी सही बात। आप सोच, नहीं, और दूसरा, जहाँ पे जिस मकाम पर आ गए हो, अगर वो डॉक्टर आकांक्षा ना होती, संजीव ना होते, हाँ, तो हम कैसे ये कह दें कि भाई उनके कभी बिना। मैं कभी किसी को भूला नहीं। मैं हाँ। अपने उस रास्ते पे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा दोस्त था जिसने मेरे को 2 साल, पंकज, जिसने मेरे को दिल्ली में पाला, उसके लिए मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता हूँ कि मैं हूँ, बस बात खत्म। वो आकांक्षा मैम, जब भी मैं कुछ अचीव करता हूँ, उनका मैसेज आता है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, तो क्या कमाल करते हो। और वो मेरे को तब भी बोलती है, मेरे को ये बोलती है, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तो एक्टिंग भी किया कर। तो मैंने कहा मैम पैसा कम दे रहे हैं ये लोग, वरना अब 30 दिन का टाइम छोड़कर मैं एक्टिंग करने में गया तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, अरे उतना मैं बहुत। शोज में पैसे कमा लेता हूँ। बहुत ही पैसे का तो बड़ा लोचा हाँ, है तो एक्टिंग मैंने में कहा खास कभी तौर मिलेगा तो करेंगे। पे। तो आकांक्षा जी के लिए मैं भी कुछ धन्यवाद दे देता हूँ। प्लीज़। दोपहर 12 बजे विजय विक्रम सिंह ने आकांक्षा मैम का कोटि कोटि धन्यवाद दिया हमें जय विजय से मिलाने के लिए। क्या बात है। शादी के बाद कैसा जीवन बदला है? शादी के बाद क्या ही बोल सकता है शादी के बाद अपना जीवन, लेकिन लेकिन मेरे जीवन में सच में कुछ नहीं बदला। मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि आप घर में भी ऐसी बात करते हैं क्या? और मेरे दिमाग में तो मतलब गाली आती है। हाँ। तुम घर में कितना? मैं अपनी वाइफ को बहुत टीज करता हूँ, बहुत, उस पर ही जोक मारता रहता हूँ। जैसे मुझसे लोग कहते हैं कि जैसे आपकी वाइफ आपसे पूछती हैं कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप यही बोलते हैं सुबह 7 बजे। मैं कहा, पागल हो गए हो क्या? वो हमारी इस आवाज़ से उनको, आप पब्लिक को नहीं आइडिया होगा कितनी ज़्यादा नफरत हो जाती है। एग्जैक्टली। चुप, खबरदार जो तुम कुछ बोले। मेरी वाइफ सिंगर है, तो वो अपना रियाज कर रही होती है और मैं वहाँ से बगल में, और चले चले फिर चले चले, और वो कीबोर्ड पे बैठी है। मैं तुमको मना किया था ना, मत किया करो तुम ये सब। मैंने कहा तुम्हारा क्या टैलेंट है? इसके माँ का टैलेंट अपन के पास है, दूसरे का गाना गा के पैसा छाप रही है, क्या हुआ है? मेरे पास तू है क्या, है क्या? निकल जा मेरे घर के सामने से, निकल निकल। बहुत इरिटेट होती है मेरे से, कहती यार तुम मुंह क्यों नहीं बंद करते हो अपना? तुम मेरे घर का एड्रेस ले लो, मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी तुमको किसी रात सोने के लिए छत की जरूरत पड़ने क्योंकि अभी फिर भी कंपैरेटिवली नई नई शादी है। हाँ। तो वो बर्दाश्त कर ले रही हैं। और अब देखिए बर्दाश्त कुछ नहीं करती, मतलब वो तभी तो बोला जाता है महिला वो होती है, सहनशील होती है, बहुत सहनशीलता उनमें होती है। मुझे लग रहा है टूट जाएगी उसकी सहनशीलता किसी दिन। मुझे बहुत इरिटेट होती है कि यार तुम चुप क्यों नहीं बैठते हो तुम। और मेरा क्या होता है, जैसे मैं बैठा हूँ तो ना मेरे दिमाग में जैसे कोई ख्याल आया ना, तो मैं बोलना चालू कर देता हूँ। मैं, क्योंकि वो भी प्रिपरेशन है। हाँ, एकदम मेरे दिमाग में आया कुछ और मैंने उसका चालू कर दिया। एक दिन रात को मैं सच बता रहा हूँ, मतलब कोई बनावटी वाली बात नहीं, रात को मैं बैठा हुआ ऐसे ओशो, सदगुरु एंड गुरु गौर गोपालाचार्य, उनका कन्वर्सेशन आराम से अपना बैठा अपना चालू हूँ, मैं करने में लगा हूँ। अच्छा, अब वो तो बाहर से आई हुई थी, तो जरा हम भी सुन ले भाई तो- कन्वर्सेशन, फिर हम सुनेंगे कि हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ कन्वर्सेशन के बाद। ओशो को मतलब मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ। हाँ। तो ओशो के क्या है कि जैसे सपोज उस ये सब स्वर्ग नरक की बात अब हर रिलीजन पे होती है। जैसे बैठा तो उन्होंने कहा बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाली से बहुत प्यार करता था, अब मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ के चली गई मेरे को। तो ओशो बोलते हैं मैं तुम्हारी बात को सुनकर ये जान चुका हूँ कि तुम मन में ये मान बैठे हो कि तुम जिससे प्यार करते थे वो तुम्हारी है। तुम मान बैठे थे कि वो तुम्हारी संपदा है, तुम उस पर हक जमाना चाहते थे। अगर तुम ये मान जाते तुम उससे प्रेम कर रहे हो तो यूं कभी ना कहते कि वो तुमको छोड़ के चली गई। तुम ये मान बैठे थे कि समाज में ये जाकर बताओगे कि तुमने उस नारी को जीत लिया जिसको तुम जीतना चाहते थे। अब इस अहंकार में तुम ये सबको बताना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूं जिसे तुमने प्रेम किया, अगर वो तुम्हारा वास्तविक प्रेम होता तुम ये ना बताते कि वो तुम्हारी है। देशों को किसी को तो उसको वो आज़ादी देना वो जो तुम्हारी नहीं है, उसकी स्वयं की है। अगर तुम उसको छीनने में लग जाओगे तो प्रेम तो ना रहेगा,
रह जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा अधिकार जिसको तुम लेकर बैठे रहोगे। वो तुम्हारी थी, तुम्हें ये सोचना चाहिए वो तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम ये मानते थे, तुम ये चाहते थे कि वो सदैव खुश रहे। आज वो जहाँ है वो खुश है। ये सोच कर ही अगर तुम खुश हो जाते तो मैं ये मान जाता कि तुमने उससे प्रेम किया है। और तो सदगुरु बोलते हैं, एवरी टाइम व्हेन आई मीट एनीवन they discuss about love, Sometimes when I meet people, they're like, what is heaven? When you sit around with your friends and you have some peanut in your hand, and while having some food and drinks, you're discussing about your neighbor, which is already beautiful. And I believe that is heaven, my friend. I'm right or not, Mr. लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई है ना, बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको भी कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू फाइट, लेट्स फाइट, एंड दिस इज लाइफ माय फ्रेंड। अब ये बताओ सच सच, फिर उस रात सोए कहाँ था? अरे बाप रे, फिर क्या रिएक्शन क्या है? उसको नहीं पता था कि अगर उसने अमिताभ बच्चन सुने होते, शाहरुख सुना होता ऐसे, तो उसको लगता कि बोल रहा है, उसने सुना, उसको लगा कि कोई 2-3 लोग बैठे हैं रूम में, तो दूसरे रूम में चले गए। 1-1.5 घंटे बाद आई, ये चले गए ना, कौन? मैंने कहा तुमको मैंने मैसेज भी भेजा था तुम्हें। मैंने कहा मैसेज, मैं आवाज़ निकाल रहा था अपना, कर पागल लगा लोग, मैं तुमको पैसे भेजे थे, पैसे चाहिए थे मेरे, उसको तुमको मैंने मैसेज किया था। मैंने कहा यार तुम बोल देती आके, अरे तो पागल लगा लोग, तुम्हारा हिसाब भी था, देखो टाइम डाला 2 बजा है, 2 बजे यहाँ पर चट करते हुए लगे पड़े हो। मैंने कहा ठीक है यार, ज़्यादा मत बोला करो तुम। तो इसी से जुड़ा सवाल कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस तरह का पागलपन कितना ज़रूरी है? बहुत। एक्टिंग ऑन द आइडिया इमीडिएटली। आपको भूलना पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आज आप मेरे को देखते हैं, आप कोई भी किसी को उस लेवल पे कहीं भी कुछ भी करता देखता है, किसी को तो लगता है कि इट्स सो इजी, या फिर ऐसा, या फिर ये करना काम आसान है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। मैं ये नहीं कहता मैं करता हूँ इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, कि होता कर बहुत से लोग करते हैं, बहुत बेहिसाब टैलेंट है हमारे देश में, लेकिन उसको उस लेवल पे रखना, आप इतना आपको इम्प्रॉम्प्ट होना, या क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्या होता है, कई बार आपका जो थॉट होता है ना, आप उसको शब्द नहीं दे पाते। तो मैं उसको एक एग्जांपल में बोलता हूँ कि जब युद्ध पे खड़े होते हैं ना, जब एक सैनिक युद्ध पे खड़ा होता है ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सिर्फ AK-47 चला सकता हूँ, या फिर मैं चाकू चला सकता हूँ, मेरे को कुदाल आती है, मैं सिर्फ कुल्हाड़ी चला सकता हूँ, फरवा चला सकता हूँ। आप जब वहाँ पर गए हो तो आपको सब आना चाहिए, आप सब कुछ करना चाहिए वहाँ पर। मतलब वो या तो आप जीतोगे या तो हारोगे, बीच वाला सिचुएशन नहीं है। लड़के हारोगे तो आपको लगेगा यार मैं थोड़ा फाइट तो किया यार, मैं ये बिना फाइट करे ही मर गया। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सबको मैं ये प्रूव करने नहीं जाता कि यार मैं बहुत टैलेंट, मुझे पता है मैं बहुत टैलेंट है, मैं उस बात में कॉन्फिडेंट रहता हूँ, आई एम द बेस्ट, बात ख़त्म। उस पर ये बताने के लिए मैं हर जगह जाऊँ, वो अजीब लगता है। मुझे लगता है जब वो ज़रूरत होती है, आज मेरी ज़रूरत है, इस चैनल पर ज़रूरत है, फला पॉडकास्ट में ज़रूरत है, फला वॉइस ओवर में ज़रूरत है, आज उस स्टेज पे ज़रूरत है जहाँ पर 7 आर्टिस्ट आए हुए हैं, वहाँ पे सब बराबर है। वहाँ दिखाना होता है कि आपने इतने साल जो मेहनत की है, आज वो निकल कर आ रही। पैसा आपको आदमी तभी देता है जब उनको लगता है कि भाई गुरु देने लायक है पैसा। बिल्कुल। तो हर मोड पे आपको रहना पड़ता, तो आपको करो, बस लाइफ देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। रियाज ये नहीं कि है टैलेंट तो हो गया, आ जाएगा। आप मेरा डायलॉग सुनने के लिए थोड़ी ना बैठोगे। सही बात। क्या यार भैया तुमने बोला कि रिश्ते में तुम्हारे बाप होते, नाम है शहंशाह, तो क्या बच्चा साहब सुन लिया, तुमने क्या सुनाया अलग से? तो फिर आप उसमें कुछ नया लाते हैं, निकालते हैं। तो इसलिए जब आवाज़ की भी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं कि वो डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं। आपको डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। डायलॉग तो हुआ कि वो जिस्ट आपने अपने गले में पकड़ लिया, अब सिचुएशन पे वो आवाज़ बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छी टिप है कि लोग सोचते हैं कि मिमिक्री या इम्पर्सोनेशन मतलब है कि उसी वही चीज़ें, वही लाइनें हम बोल देंगे तो हो गया। क्या बोलो, पर उसमें नयापन क्या है? क्या है? और वो आपको शायद थोड़ा दूर तक ले भी जाए, उतना ही। बस पहली बात तो वो डायलॉग के साथ कंपेयर कर रहे हो उस आर्टिस्ट को,
ओ हाँ, जब आप वो लाइन सेम बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आप पहला थॉट तो वही जाएगा कि कितना क्लोज पहले है। तो कंपेयर हो गया ना आप उससे, तो आपका काम वही बहुत मुश्किल हो गया। उस सिचुएशन में आप जब कुछ बोल रहे होते हो तब लगता है कि आपने कुछ बोला है, और वो जस्टिफाई होनी चाहिए। और दूसरा, इम्पर्सनेशन के लिए और क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट? किसी को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको इम्पर्सनेट करने के लिए, तो क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कैरिकेचरिश ना हो जाए? कैरिकेचरिस्ट तो आप खुद बनाते हो, होता नहीं है। एक जिद वाला एटीट्यूड बड़ा तगड़ा है हाँ अंदर, चैलेंज लेने वाला। हाँ, कोई ये इसका क्या किस्सा है? मेनन साहब के मेनन साहब के साथ भी कुछ हुआ था? के मेनन साहब के साथ कुछ हुआ नहीं। हुआ। जैसा कि आप मतलब बहुत से लोग जानते हैं, मैं आजकल के मेनन साहब की आवाज़ बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। एक दिन क्या के मेनन साहब ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फिर अनफॉलो कर दिया। ओहो। और मैं देख के रह गया, और मैं इतना खुश था उन्हें के मेनन साहब ने फॉलो किया, और मैं बहुत तगड़ा वाला फैन। हाँ, और मैं जब उनको करता हूँ ना तो मेरे को ये फील होता है कि यार इस आदमी को करना भी बड़ा मुश्किल काम है। of course। तो उन्होंने मुझको अनफॉलो किया है, सो चाहेंगे कि वो किसी दिन उनकी आवाज़ निकाल कर उनको टैग करूँगा, शायद फॉलो कर लें हमें, आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो। के सर, अब ये चैलेंज जय विजय ने ले लिया है। बोलो आपसे बोले, बोला उसको बुला। पता है तुम्हारे जो एटीट्यूड है इस पर एक बड़ा तगड़ा शेर है जी जी, कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की, क्या बात और यकीन है हमें ये जंग जिद जीत जाने की। तो ये जो जिद के साथ और जीतने का जो जज्बा है ये बना रहे, जाते जाते कुछ ज़रा धमाल किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बहुत सारे वॉइस ओवर करता रहता हूँ, तो अब मैं कुछ वॉइस ओवर करूँगा, उसको आप अपना ट्विस्ट दे दीजिए। जैसे बिल्कुल, कहना है। जैसे कि सबसे बड़ा तो वही है कि हाँ, शाम 6 बजे बड़े बॉस ने जय विजय सचान को कन्फेशन रूम में बुलाकर आदेश दिया कि वो सलमान खान को लेकर आए। हाँ, अबे बिग बॉस में मेरे घर पे मेरे से बड़ा बिग बॉस हो गया क्या? कमाल करते हो। अपने बिग बॉस को तो अपने पास रख, सलमान को बुलाने की ताकत तो किसी में नहीं। हम आते अपनी मर्जी से हैं और चाहती अपनी मर्जी से, और मैं तो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना। ऐसे ऐसे लोगों की यहाँ पे शक्लें देखनी पड़ती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, कभी कभी तो मन करता है जाने दो यार, पैसा मिल रहा है, काम कर रहा हूँ, वरना अगर तू मुझे बाहर मिल जाता ना तेरी वो हालत करता। जाने दे, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो टू हेल। आगे देखिए, कन्फेशन रूम में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरे को काय को बुलाए ले, काय को बुलाए मेरे को बिग बॉस में मार का। जिधर भी जाता अपन का इतना इज्जत है भाई, मेरे को सलाम बोलते हैं। इधर बिग बॉस के घर पे आके लोग मेरे को तू तड़ाक कर रहे हैं। मेरे को बोला मेरे को इज्जतदार काम करने का मांगता है, तो मालूम है मेरे को क्या बोले ये लोग कि तुमको गटर का सफाई, नाली का सफाई, संडास का सफाई करना पड़ेगा। भाई मेरे को माँ कसम, अगर ये बिग बॉस का दरवाजा अपन के लिए नहीं खुला ना, मैं एक दो की माँ बहन कर डालेगा इधर पे। तेरे को मालूम नहीं क्या चीज़ है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता है। भाई का मुंह देख के रुका है, वरना कब कब फोड़ डालता सबको, समझा क्या? ये खान साहब और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब दोनों ही मुझे फोड़ के चले गए हैं, तो अब मैं किसी शांति प्रिय आदमी को बुलाता हूँ। कल देखिए कन्फेशन रूम में आए पंकज त्रिपाठी जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। देखिए बिग बॉस, मैं सब कुछ करूँगा यहाँ पे, लेकिन हम देखिए बिहारी आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, गाली गलौज गुप्ता नहीं होगा। मैं मिर्जापुर में ही 4 बार गाली, जीवन में 4 बार गाली दिया हूँ मैं। लोगों को लगता है मैं बहुत गाली देता हूँ, कभी गाली नहीं दिया। ये लोग कह रहे हैं आपको खाना बनाना पड़ेगा, तरीका होता है। देखिए खाना बनाएंगे हम, लेकिन शुद्ध खाना बनाएंगे। अभी 5 मिनट पहले कह रही थी आप लजानिया बनाइए, बताइए साला हम लजानिया बनाए, ये लोग बोला कि आप खाइए।
मैंने लजानिया जैसे ही मुंह में डाला, फंस गया मेरे गले में, फिर ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा, बहुत तकलीफ होती। अब इसके अलावा कपिल शर्मा में भी मैंने वॉइस ओवर किए हैं, तो अब जैसे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला एपिसोड है, अगर वो उसका वॉइस ओवर मैं करूँ और फिर वही वॉइस ओवर पीयूष जी अगर करें, वही सेम। हाँ कि से मतलब उसको अपने अंदाज में। द कपिल शर्मा शो पर आज आएगी द गैंग्स ऑफ वसेपुर की पूरी टीम। अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ होगी ढेर सारी मस्ती और धमाल। अबे अबे मेरे साथ में 15 नाम लेकर बैठा तू, बैठ सर, अरे बैठ, अबे चाहता क्या, अबे बैठ, अबे मेरे पास टाइम कम था और साले के 10 लोगों को बुलाना है, मुझे यहाँ पर बुलाकर क्या करेगा, बैठ, वे दिमाग मत खराब कर। अरे वाह, पीयूष जी हम 2 एपिसोड में कर रहे हैं इसको। अबे तू 2 में कर, 1 में कर, है? अबे इंकलाब जिंदाबाद। आदमी इतना हरामखोर होता है, एक बार में बात को नहीं समझता। जरूर ये है हरामी मन माने तो कैसे माने। बुलाया था 10 लोगों को, अब तो 5-5 मिनट बात करेगा, कैसे अबे ऐसे तो, अरे एक बगल में जान हो, एक बगल में। अरे पीयूष जी आपने शो का नाम ही नहीं लिया। शो का नाम द कपिल शर्मा शो। इस देश में, देश के बाहर, हर जगह जो है कपिल शर्मा शो देखा जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे द कपिल शर्मा शो, और आज वहां पर आई है गैंग्स ऑफ वसेपुर टीम। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष मिश्रा, ये है पंकज त्रिपाठी, ये नवाजुद्दीन। अबे उठ, अबे सोफे में बैठ जा, बैठ नीचे मत बैठ। हाँ, ये बाकी सब लोग हैं, और ये है हमारा कपिल शर्मा। दुनिया जहान में इसको बड़ी मोहब्बत मिली है। इस प्यार के लिए शुक्रिया। रात हो रही है, मुझे जाने दो बे। बाकी तुम लोग देखो, देख रहे हैं। अब ऐसा संवाद ना हमने पहले किया है, और अब पता नहीं, देखिए भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये हम नहीं जानते। आगे कभी ऐसा होगा कि नहीं हो पता नहीं, पर ऐसा पागलपन और इतनी मस्ती शायद ही संवाद पर कभी हुई है, शायद ही कभी हो पाए। उस पागलपन और मस्ती के बीच जो अपने डिटर्मिनेशन से आपने हमें हौसला दिया है, अपनी कहानी से जो हौसला दिया है, और पॉजिटिविटी का जो एक हमारे लिए संदेश दिया है कि कितना भी हो, अगर आपको अपनी स्किल पर भरोसा है, अपने टैलेंट पर भरोसा है, तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, एंड आई होप कि यू कीप एंटरटेनिंग एवरीवन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और आई थिंक वो कहते हैं ना, बदलाव ही जीवन की एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है। A lot of your success is because of the changes that you keep bringing to your content. एब्सोल्युटली। और उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव ऐसे ही जारी रहे, नई नई चीज़ें ऐड होती रहें। आज हमने कितनी नई चीज़ें देखी, हमें भी नहीं उम्मीद थी कि हम गौर गोपाल दास जी या ओशो से मिल पाएंगे, उनसे मुलाकात करवाई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पॉडकास्ट में आकर, और मैं जितने भी आपके दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरे ख़राब गले की वजह से या फिर मेरी किसी नादानी की वजह से जो चीज़ आपको अच्छी न लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तो सब कुछ सही है। जाते जाते आपने एक बात बताई थी कि शोज़ जब आप करते हैं, हाँ, तो एंड आप ऐसा करते हैं कि इतने लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि ताली ख़त्म हो जाती है, हाँ, और आंखों में आंसू के साथ छोड़ते हैं या किसी मैसेज के साथ छोड़ते हैं। किस तरह से वो होता है, क्या क्या मैसेज रहता है वो? क्या करता हूँ मैं अपने एक्ट में, मैंने ऐसे ही ध्यान रखता हूँ। मुझे लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी, अगर हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। पूरे टाइम तो शो में हंसा ही रहा हूँ, तो जाते वक्त मैं शो में 2 आवाज़ों के साथ में कुछ ऐसा खेलता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को कोई ज्ञान वाली बात बोलूँगा, कुछ सुनेगा नहीं कि चल ना भाई, हो गया तेरा ज्ञान। तो मेरे टैलेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं शाहरुख खान साहब कर रहा हूँ या फिर पंकज त्रिपाठी साहब को कर रहा हूँ, तो लोग सुनते हैं ध्यान से, और उस छोटे से एक्ट में मैं अपना एक मैसेज डाल देता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर 5,000 की भीड़ में कर रहा हूँ तो 50 लोगों ने भी अगर मान लिया, तो मुझे लगता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो उसमें क्या करता हूँ, मैं एक्ट में करके दिखाऊँ। तो जैसे उसमें हुआ कि शाहरुख खान साहब होते हैं, वो एक्ट ख़त्म करता हूँ, उसमें एक लाइन होती है अपनी, वो कहता हूँ, तो बोलते हैं कि अरे यार, हाँ मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं तो, अरे मैं नहीं, तुम लोगों को बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो समझते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, इस दुनिया की हर चीज़ तुम्हें पता है। और आजकल के बच्चे अपने आप को अपने बाप से भी बड़ा समझते हैं।
और मैं कुछ मानूंगा, मैं कुछ कहूंगा तो मानोगे नहीं। मैं जाता हूँ पंकज जी, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। अरे शाहरुख जी, बहुत प्यार करते हैं लोग आपको। यहाँ जितने लोग हैं सब मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, तो ये आपको जीवन मिला है, लेकिन अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे क्या फायदा। सड़कों पे देखता हूँ लड़के सब मोटरसाइकिल चला रहे हैं जैसे जेट प्लेन है, उड़ जाएगा अभी, और सर पे हेलमेट नहीं है। हर दिन हमारे देश में 14-15 हज़ार लोगों की जान जाती है, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वहाँ बेटे की लाश पड़ी होती है, माँ यहाँ रो रही होती है, बाप के आंसू जो है उस बिल्कुल सूख जाते हैं, एक एक कतरा खून का रोता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। और हर दिन घुट घुट के माँ बाप जीते हैं। बेटा तुम तो चले गए, माँ बाप मर गए जीते जी। सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सड़कों पे जब मोटरसाइकिल चलाएं, सर पे हेलमेट लगाएं, रोड सेफ्टी का फॉलो करना बहुत आवश्यक है। कार चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगाइए। कब तक सरकार को दोष देते रहेंगे? बदलाव खुद से आता है। अपने लिए सोचिए और अपने माँ बाप के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ख़त्म करने से पहले इरफान साहब को ट्रिब्यूट तो देनी ही पड़ेगी हमें। देखो ऐसा है, कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इस दुनिया में लोग हमको भूल गए, समझ रहे हो? और ठीक भी है, इंसान को आगे बढ़ते जाना चाहिए। वो कहते हैं कि चलते का नाम गाड़ी है। जैसे आखिरी टाइम पे मेरा शेर मुझको छोड़ के चला गया, उसने मुझको पलट के नहीं देखा, मैं उसको देखता रह गया। शायद ज़िंदगी यही थी। लेकिन गुरु, एक बार सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। अबे जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए कुछ करना है। हाड़ मास का शरीर लेके घूम रहे हो। अबे तुमने अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं की तो काय को जिंदा हो? अबे मर जाओ, समझ रहे हो ना? अबे दिमाग की बत्ती को जलाओ। दुनिया में नेता नगरी होगी, नफरत बांटी जाएगी, लोग मरेंगे कटेंगे, लेकिन गुरु तुमको जिंदा रहना है। अबे सपनों को जियो, आगे बढ़ो, समझ रहे हो? और तुमको ज्ञान ना देंगे। माने हमारी अम्मा को इतना मारो, बाकी जान बाकी रह गई थी। हनुमंता चलो उठो, निकलो। अबे जीवन में कुछ कर रहा है, निकलो निकलो। अब हम दौड़ेंगे आइसक्रीम को लेके, और तुम लोग के जहन में अगर हम जिंदा हैं तो कहो हाँ, मुलाकात तो होती रहेगी गुरु। चलो चलो, थैंक यू। इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता है। आई थिंक इससे अच्छी ट्रिब्यूट इरफान साहब को कुछ नहीं हो सकती, और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता संवाद को, आज के संवाद को ख़त्म करने का। जय विजय सचान। रूबरू हम लोग पहली बार मिले। प्लान हम लोग 2 साल से बना रहे हैं। हाँ, प्लान 2 साल से बना रहे हैं। लेकिन शायद यही नियति, बिल्कुल, जो चीज़ जब होनी होती है तब होती है। आज हुई और कमाल हुआ, कमाल हुई। आपकी वजह से। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मुझे मच। खुद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो होपफुली आपको इस शो में मुझे देखने में मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया है तो देख क्या रहे हैं? अरे यार, हर बार आपको बताना पड़ता है। अरे भाई, अगर इस वक्त आप हमें देख रहे हैं तो शो का नाम है संवाद और चैनल का नाम है विजय विक्रम सिंह राठौड़। नहीं लगाया इसमें, और तुम्हें करना यह है कि सब्सक्राइब का बटन अभी दबाना है। और अरे यार, बेल आइकॉन के लिए कौन बोलेगा? समझदार है, बेल आइकन पर भी बटन दबाओ, मजा आएगा।